सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं समरेश बसु जी द्वारा रचित एवं रंजीत साहा जी द्वारा हिंदी में अनुवादित कहानी आदाब। कब थी खामोश रात, तभी एक फौजी गाड़ी हड़हड़ाती हुई आई और इस कंपकपी को और भी झुरा गई। इसने विक्टोरिया पार्क के इर्द गिर्द चक्कर लगाया और गुजर गई। शहर में धारा 144 लगी हुई है और कर्फ्यू बहाल है। हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा हुआ है। आमने सामने छिड़ी इस लड़ाई में हंसुआ, दाव, बल्लम, छड़, छुरा, लाठी, कटार और तलवार सब का खुलकर खेल हुआ है। इतना ही नहीं, घात लगाकर वार करने वाले गिरोह गुप्त और घातक हथियार लेकर अंधेरे में छुपे बैठे हैं। चोर, उचक्के और लुटेरे भी मौके की टोह में बैठे हैं। मारकाट और मौत के आतंक में डूबी इस अंधेरी गूंगी रात ने उनके हौसले और इरादे को और भी बढ़ा दिया है। किसी किसी इलाके में मौत के डर से कातर स्त्रियों और बच्चों के चीत्कार और हाहाकार से वहां का वातावरण और भी डरावना हो उठा है। और इसके ऊपर से इन फौजी गाड़ियों की आवाजाही। चारों ओर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। दो तरफ से दो गलियां आकर एक जगह मिल गई हैं। इन दोनों गलियों के बीचों बीच एक डस्टबिन औंधी पड़ी है, टूटी फूटी हालत में। तभी घुटने के बल चलता हुआ एक आदमी तेजी से गली के अंदर से निकला और उसकी आड़ में छुप गया। फिर सिर उठाकर ऊपर या इधर उधर देखने का उसे साहस नहीं हुआ। वह कुछ देर तक मुर्दे की तरह वहीं पड़ा रहा और चौकन्ना होकर दूर से आती हुई आहट को पकड़ने की कोशिश करता रहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि यह आवाज कैसी है, अल्लाह अकबर की या भारत माता की जय की। अचानक डस्टबिन में थोड़ी सी हरकत हुई। उसकी देह की एक एक रग और नस जैसे झंझना उठी। उसके जबड़े भिज गए और हाथ पांव अकड़ गए। वह इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हो गया कि अगला क्षण चाहे जितना भी कठोर हो वह झेल लेगा। कुछ क्षण इसी तरह बीते। चारों ओर इसी तरह की अपाहिज खामोशी टंगी रही। शायद कोई कुत्ता था। उसे भागने के लिए उस आदमी ने डस्टबिन को आगे की तरफ थोड़ा सा खिसकाया था। थोड़ी देर फिर चुप्पी रही, लेकिन यह क्या, वह फिर डुल गई। उसे भय के साथ साथ थोड़ा कौतूहल भी हुआ। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उधर से भी ठीक वैसे ही एक सिर हौले हौले ऊपर उठता नजर आया। अच्छा, तो यह कोई आदमी है। डस्टबिन के दोनों ओर दो प्राणी बिना कोई हलचल और हरकत के माटी के लौंदे की तरह जमे बैठे थे। उनके दिल की धड़कनें भी जैसे थम गई थी। दो जोड़ी पथराई ठंडी आंखों में धीरे धीरे भय, आतंक, संदेह और उत्तेजना गहराती चली गई। कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था। दोनों एक दूसरे की निगाह में हत्यारे थे। आंखों ही आंखों में वे एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी में बैठे रहे। इसी इंतजार में दोनों की आंखों की पुतलियों से फूटती चिंगारियां धीरे धीरे ठंडी हो गईं। हमला किसी भी तरफ से नहीं हुआ। अब दोनों के मन में यही एक सवाल कौंध रहा था, यह हिंदू है या मुसलमान। इस सवाल का जवाब मिलते ही हो ना हो कोई प्राण घातक हमला जरूर होगा। लेकिन कोई किसी से यह पूछने का साहस जुटा नहीं पाया कि क्या पूछना चाहिए। दोनों अपनी जान के डर से वहां से कहीं भाग भी नहीं सकते थे। पता नहीं कौन कहां से हाथ में कटार लेकर टूट पड़े। काफी देर तक इसी संदेह और पशुपेश में दोनों पड़े रहे और दोनों का ही सब्र टूटता जा रहा था। आखिर में एक ने पूछ ही लिया, हिंदू हो कि मुसलमान, पहले तुम बताओ। दूसरे ने जवाब ना देकर पहले का सवाल लौटा दिया। पहचान की पहल करने के लिए दोनों में से कोई तैयार न था। संदेह के झूले में दोनों का मन झूल रहा था। पहला सवाल दब गया और एक दूसरा सवाल उभरा। एक ने पूछा, घर कहाँ है। बूढ़ी गंगा के इस पार।
सुबड्डा में। तुम्हारा? चाशड़ा में, नारायणगंज के पास। करते क्या हो? मेरी एक नाव है, माझी हूँ मैं। और तुम? नारायणगंज के सूती मिल में काम करता हूँ। फिर वही चुप्पी। हाथ को हाथ न सूझने वाले अंधकार में दोनों की आंखें एक दूसरे का चेहरा टोह टटोल रही थी। साथ ही ये भी देखने की कोशिश की कि दोनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अंधेरा तो था ही, डस्टबिन की आड़ की वजह से भी इसे देख पाने में कठिनाई हो रही थी। अचानक बहुत पास ही कोई हो हल्ला सा मचा। दोनों ही पक्ष के लोग चीख चिल्ला रहे थे। सूत कारखाने का मजदूर और नाव का माझी दोनों ही थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठे। सूती मिल मजदूर के गले से भर्राई सी आवाज निकली। लगता है किनारे पर ही कहीं मारकाट मची है। हाँ, चलो यहाँ से कहीं और चलें। माझी की आवाज भी बुझी हुई थी। सूती मिल मजदूर ने रोका। अरे नहीं भाई, उठना नहीं, अपनी जान देनी है क्या? माझी का मन एक बार फिर शंका में पड़ गया। कहीं इस आदमी की नीयत तो बुरी नहीं। उसने कारखाने के मजदूर की आंखों में झांकने की कोशिश की। सूती मिल का मजदूर भी उसे ही घूरे जा रहा था। आंखें चार हुई तो बोला, बैठे रहो, जैसे पड़े हो वैसे ही। माझी का दिल उसकी बात सुनकर बैठ गया। तो क्या वह उसे जाने नहीं देगा? उसकी आंखों में संदेह का भाव एक बार फिर गाढ़ा हो गया। उसने पूछा, क्यों? क्यों? भला क्यों? सूत मिल मजदूर बोला, क्या मरना चाहते हो तुम? माजी को यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। बात कही भी गई थी बड़े बेतुके ढंग से। उसके मन में होनी अनहोनी जैसी कई तरीके की बातें बड़ी गहराई से जड़ें जमा कर बैठी हुई थी। जाऊंगा नहीं तो क्या यहीं इसी अंधी गली के अंदर पड़ा रहूंगा? इस आदमी की जिद देखकर मजदूर के मन में भी संदेह पैदा हुआ। वह जैसे अंधेरे को अपने जबड़े से चबाता हुआ बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे तो तुम्हारी बात में खोट नजर आ रही है। तुमने यह भी नहीं बताया कि तुम किस जाति के हो। ऐसा तो नहीं कि बाद में अपने लोगों को बुला बटोर कर मुझ पर ही टूट पड़ो। यह क्या कह रहे हो तुम? माझी स्थान और समय की नजाकत की अनदेखी करता गुस्से और दुख में लगभग चीख कर बोला, मैंने ठीक ही कहा मेरे भाई, बैठे रहो। लोगों के मन की बात भी नहीं बूझ पाते। मजदूर की बातों में ऐसा कुछ तो था कि माझी को थोड़ा भरोसा हो आया। बोला, तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेला थोड़े ही बैठा रहूंगा। शोरगुल कहीं दूर जाकर थम सा गया था। अंधेरी रात एक बार फिर मौत की तरह ही खामोश और ठंडी हो गई थी। कुछ एक क्षण मौत की प्रतीक्षा करते ही बीते। जैसे अंधेरी गली के बीचों बीच और औंधे पड़े डस्टबिन के दोनों ओर दो प्राणी अपनी अपनी मुसीबतों, घर के लोगों, माँ, बीबी, बच्चों के बारे में सोच रहे थे। क्या अब उन लोगों तक अपनी अपनी जान बचाकर ये दोनों किसी भी तरह पहुंच पाएंगे? और इसकी क्या गारंटी है कि वे सब के सब जिंदा ही मिलेंगे? न कोई बात, न विचार, न सर, न पांव। पता नहीं कहाँ से यह हुआ दंगा किसी अनहोनी की तरह सिर पर आ गिरा था। अभी अभी तो हाट बाजार दुकान में इतनी हंसी खुशी, गपबाजी और कह कहों का सिलसिला जारी था, और पलक झपकते ही मारकाट और एक दूसरे की जान लेने को तैयार और खून की गंगा बहाने को उतारू लोग। आखिर आदमी इतना निष्ठुर और निर्मम हो कैसे जाता है? कैसी अभिशप्त जाति है ये? सूत मिल मजदूर ने एक ठंडी सांस भरी। उसकी देखा देखी माझी ने भी एक लंबी आह भरी थी। बीड़ी पियोगे? मिल मजदूर ने जेब से एक बीड़ी बाहर निकाली और माझी की ओर बढ़ाते हुए पूछा। माझी ने बीड़ी को हाथ में लेकर आदत के मुताबिक एक बार दबाया, फिर दाएं कान के पास ले जाकर कई बार घुमाया और फिर होंठों के बीच ठूंस लिया। मिल मजदूर अब भी दिया सलाई की तीली जलाने की कोशिश में लगा था। उसने पहले ये ध्यान ही नहीं दिया था कि उसका कुर्ता कब का भीग चुका है और कुर्ते की जेब में रखी दिया सलाई बुरी तरह सील चुकी है। कई कई बार तीली घिसने की खसखस आवाज के साथ एकाध नीली चिंगारी कौंधी थी। अंत में उसने मसाले से खाली तीली को झुंझला कर फेंक दिया। साली माचिस की तीली भी गीली हो गई है। अब उसने एक दूसरी तीली बाहर निकाली।
माझी अब तक अपना धीरज खो चुका था। वह मजदूर के वे तनिक पास खिसक आया। अरे जलेगी जलेगी, लाओ मुझे दो, दो मुझे, कहते हुए माझी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मिल मजदूर से उसने एक तरह से माचिस छीन ली। दो एक बार खसखस की आवाज हुई और तीली सचमुच ही जल गई। सुभान अल्लाह, हो सुलगाओ जल्दी, हाँ। मिल मजदूर एक बारगी चौंक पड़ा। लगा कि उसने भूत देखा हो। बिछे हुए होंठों के बीच फंसी बीड़ी नीचे गिर पड़ी। तो तुम? तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और तीली बुझाकर चला गया। इस बीहड़ अंधेरे में एक बार फिर दो जोड़ी आंखें अविश्वास की उत्तेजना में बड़ी हो गईं। कुछ एक पल इसी ठंडी खामोशी में बीते। माजी भी तेजी से उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो क्या हुआ? मिल मजदूर ने डरते डरते जवाब दिया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसने माजी के बगल में रखी पोटली की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा, उसमें क्या है? बच्चों के लिए दो कुर्ते और उनकी अम्मी की खातिर साड़ी। कल ईद का दिन है, मालूम है? दूसरी कोई चीज तो नहीं है? सूती मिल का मजदूर जैसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं झूठ थोड़ा ही कह रहा हूँ, भरोसा ना हो तो देख लो। माझी ने अपनी पोटली को मिल मजदूर की तरफ बढ़ा दिया। अरे यह बात नहीं है भाई, देखने को क्या है भला, लेकिन आजकल जैसी हवा चल रही है, तुम देख ही रहे हो, किसी पर भरोसा किया जा सकता है? तुम ही बताओ। बस यही तो रोना है। अच्छा भाई, तुमने तो अपने आसपास ऐसा वैसा कुछ नहीं रखा ना? नहीं तो भगवान की कसम खाकर कह सकता हूँ कि एक सुई तक नहीं। अपनी जान बचाकर किसी तरह घर लौट सकूं, यही बहुत है। और मिल मजदूर ने अपने कुर्ते और घुटने के ऊपर तक चढ़ी धोती को झाड़ झटक दिया। दोनों अगल बगल सटकर बैठ गए। फिर दोनों बीड़ी सुलगाकर चुपचाप सुट्टा मारते रहे और उसी में डूबे रहे। अच्छा, माजी इस तरह घुल मिलकर बातें करता रहा मानो वह घर के ही किसी आदमी या नाते रिश्तेदार से बतिया रहा हो। अच्छा तुम बता सकते हो मुझे, अरे माँ बेटी और बच्चों को काट पीट कर क्या मिलना है? सूती मिल मजदूर को अखबारों में छपी खबरों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसने सूखे गले से अटकते अटकते कहा, अब गलती तो तुम्हारे उन्हीं लीग वालों की है। आग तो उन्होंने ही लगाई है और इस दंगे को इनकलाब का नाम दिया है। माझी ने भी मीठी चुटकी लेते हुए कहा, मैं यह सब नहीं समझता। मेरा कहना है कि इस मारकाट से होगा क्या? दो लोग तुम्हारे मारे जाएंगे, दो हमारे। उससे इस देश का क्या बनेगा बिगड़ेगा? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, किसको क्या मिलेगा? मिलेगा मेरा ये घंटा। कहते हुए मिल मजदूर ने अपना अंगूठा आगे बढ़ा दिया। मरोगे तुम, मारे जाएंगे हम, और हमारी बीवियां बेटियां भीख मांगती फिरेंगी। अभी पिछली बार के दंगे में मेरी बहनोई के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था। बहन विधवा हो गई और उसके बेटे बेटी आकर मेरी गर्दन पर सवार हो गए। अब किसके आगे जाकर रोएं और अपना दीदा फोड़ें? हमारे नेता साहब अपनी सतमंजिली इमारत के ऊपर पांव पर पांव चढ़ाकर बस फरमान जारी कर देते हैं, और मरने कटने को तो हम सब हैं ही। हाँ, हम जैसे आदमी नहीं, कुत्ते के पिल्ले हो गए। वरना इस तरह एक दूसरे को काटते क्यों? एक दूसरे पर झपटते और भौंकते ही क्यों? यह कहते हुए मांझी ने उस गुस्से में, जिससे कि कुछ होने जाने वाला नहीं था, अपने घुटनों को पकड़ लिया और कांपने लगा। हाँ भाई, बात तो ठीक ही है। हमारे बारे में कोई सोचता भी है? अब यही जो दंगा हुआ, उसमें ऐसा कौन नाते रिश्ते वाला है साला, जो दो ठो दाना जुटा देगा? वापस घाट जाने पर नाव खड़ी मिलेगी भी या नहीं, कोई बता सकता है? जमींदार रूपनारायण बाबू के घर के मुंशी हर महीने एक बार मेरी नाव पर जाते रहे, वही नई राछर पर कचहरी के काम से। क्या बताएं, बाबू का हाथ तो जैसे हजरत का हाथ है। 5 रुपये बख्शीश के और 5 रुपये नाव का किराया, एक ही बार में 10 रुपया। बाबू के उसी 10 रुपये में मेरे घर की महीने भर की खाना खुराक जुट जाती रही। अब कोई हिंदू बाबू मेरी नाव पर पांव भी रखेगा? माजी की आवाज बुझ गई। सूती कारखाने का मजदूर कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक बारगी थम गया। भारी बूटों की तेज आहट सुनाई पड़ रही थी।
यह आवाज सामने वाली मुख्य सड़क से गली की तरफ बढ़ती हुई जान पड़ी। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। दोनों के मन में एक शंका भरी उत्सुकता पैदा हुई और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मैं क्या करूं अब? माझी ने अपनी पोटली को कांख में दबाते हुए पूछा। चलो भाग चले, लेकिन जाएं भी तो कहाँ? मैं तो इस शहर की गलियों और राहों को ठीक से जानता तक नहीं। जिस किसी तरफ भी चलो, भाग चलो। हम खामख्वाह पुलिस वालों की मार क्यों खाएं भला? मुझे इन जालिमों का एकदम भरोसा नहीं है। हाँ, ठीक ही कहा तुमने, लेकिन जाओगे किस तरफ? पुलिस वाले तो बस आए ही समझो। उस तरफ, इस गली का जो सिरा दक्षिण की ओर निकल गया था, उसी तरफ। माझी ने इशारा किया। फिर धीमे स्वर में बोला, चलो, अगर किसी भी तरह यहाँ से भाग सके और बादाम तला घाट तक पहुँच सके तो फिर आगे कोई डर नहीं है। दोनों ने अपना सिर नीचे की ओर किया और दम साध कर दौड़ पड़े, सीधे पटुआ टोली वाली सड़क की तरफ। सुनसान सड़क और बिजली की रोशनी से जगमग हो रही थी। दोनों के पांव एक साथ रुक गए अचानक। कहीं कोई घात लगाकर बैठा तो नहीं? लेकिन यह सब सोचने समझने का भी समय कहाँ है किसी के पास? नुक्कड़ के पास एक बार इधर उधर दोनों देखकर सीधे पश्चिम की तरफ भागे। कुछ आगे बढ़े ही थे कि उन्हें घोड़े की टाप की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने गर्दन ऊंची करके देखा। दूर से एक घुड़सवार इधर ही आता जान पड़ा। सोचने का समय नहीं। बाईं तरफ की उस सकरी सी गली में, जिधर से संडास साफ करने के लिए मेहतर आते जाते हैं, दोनों उसी में घुस गए और सिकुड़ कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही वह घुड़सवार बड़ी तेजी से हाथ में नंगी पिस्तौल लिए जैसे उनके सीने पर से गुजर गया। दोनों के सीने में घोड़े की टाप काफी देर तक बजती रही। दिल में सिहरन पैदा करने वाली यह आवाज जब एकदम खामोश हो गई, तब दोनों एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए निकल पड़े। सूती मिल मजदूर बोला, सड़क के किनारे किनारे चलो। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे और सड़क के एकदम किनारे लगकर तेजी से पांव बढ़ाते चले जा रहे थे। रुको, अचानक माझी ने दबे स्वर में कहा। क्या हुआ? सूत मिल मजदूर के पांव रुक गए और वह बदहवास सा दिखा। उधर देखो। माझी ने जिधर इशारा किया था, मजदूर ने उधर देखा। लगभग 100 गज की दूरी पर एक मकान था जिसमें रोशनी जल रही थी। नीचे की तरफ ऊंचे से बरामदे पर 10-12 बंदूकधारी पहरेदार जले हुए पेड़ के तने की तरह दिख रहे थे। उनके सामने एक अंग्रेज अधिकारी तमक तमक कर कुछ बोल रहा था। उसके मुंह से पाइप लगी थी और उसके बेतरतीब धुएं में वह अपना हाथ मुंह हिलाए चला जा रहा था। बरामदे के नीचे घोड़े की लगाम पकड़े कोई दूसरा घुड़सवार खड़ा था। घोड़ा उत्तेजित दिख रहा था और जमीन पर बार बार अपने पांव पटक रहा था। माझी बताने लगा, वह रही इस्लामपुर पुलिस फाड़ी। यहाँ से थोड़ी दूर पर फाड़ी के पास से ही बाईं तरफ एक गली आगे निकल गई है। मुझे उसी गली से बादाम तला घाट की ओर जाना होगा। मजदूर का चेहरा फक हो गया। उसने घबरा कर पूछा, तो फिर? तभी तो मैं कह रहा था कि तुम यहीं रुको। घाट पहुंचकर तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। माझी कहता रहा, यह हिंदुओं का इलाका है और इस्लामपुर मुसलमानों की बस्ती है। तुम कल सुबह होने पर अपने घर की ओर निकल जाना। और तुम? मैं तो अभी जाऊंगा। माझी की आवाज उद्वेग और आशंका से जैसे बिखरती चली गई। मैं नहीं रुक सकता भाई। पिछले 8 दिनों से घर में क्या कुछ हुआ है पता ही नहीं। अल्लाह ताला ही जानते होंगे। किसी तरह उस गली में घुस पाया तो आगे भी ठीक ही होगा। अगर नाव नहीं मिली तो बूढ़ी गंगा को तैर कर पार कर जाऊंगा। अरे नहीं मियाँ भाई, यह क्या कर रहे हो तुम? मिल मजदूर ने माझी की मैली कुचैली कमीज का निचला सिरा कस कर पकड़कर फिर कहा, कैसे जाओगे तुम वहां? हाँ? माझी की आवाज अब भी उत्तेजना में कांप रही थी। मुझे मत रोको भाई, जाने दो। तुम्हें पता नहीं शायद, कल ईद पर्व है। बीवी बच्चों ने आज ईद का नया चांद देखा होगा। उन सब के मन में कैसे कैसे हौसले होंगे। नए कपड़े पहनेंगे, अब्बा जान की पीठ पर चढ़ेंगे, गोद में बैठेंगे। बीवी की आंखों के आंसू तो सूख ही नहीं पा रहे होंगे। मैं अपने को रोक नहीं पा रहा भाई। मेरा मन कलप रहा है।
माजी का गला भर आया। मिल मजदूर के सीने में भी हुक सी उठी और उसकी कसी उंगलियां ढीली पड़ गईं। और अगर वे तुम्हें पकड़ लें? भय से कातर मिल मजदूर की आवाज रुआंसी हो आई। अरे नहीं पकड़ पाएंगे, तुम इतने डर क्यों रहे हो? और सुनो, यहीं कहीं आसपास बैठे रहो। मैं अब चलूं? इस रात की बात कभी भुला नहीं पाऊंगा। नसीब में लिखा होगा तो कभी ना कभी जरूर मुलाकात होगी। आदाब। आदाब। मैं भी इस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा भाई। माजी दबे कदमों से आगे बढ़ चला। मिल मजदूर मरे दिल से भरी आंखों से उसे निहारता रहा। उसके दिल की तेज धुकधुकी थम ही नहीं पा रही थी। उसके कान पूरी तरह चौकस से थे। हे भगवान, बेचारा माजी किसी विपदा में न फंस जाए। वह थोड़ी देर तक इसी तरह दम साधे खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसे लगा कि माजी अब तक निकल चुका होगा। उसके सारे घर वाले, बीवी और बच्चे कितनी खुशी से नए नए कपड़े पहनेंगे, खुशियां मनाएंगे। और बच्चे तो बाप के कलेजे का टुकड़ा होते ही हैं। मिल मजदूर ने एक गहरी सांस भरी। मियाँ माझी की बीवी मीठे उलाहने के साथ आंखों में आंसू भरकर उसके सीने से लग जाएगी। मौत के मुंह तक पहुंचकर भी तुम बचे हुए हो ना भैया माझी? मजदूर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। और इसके बाद माजी क्या करेगा? माजी तब हॉल्ट! मिल मजदूर का कलेजा धक से रह गया और साथ ही भारी बूटों के दौड़ने की आवाज। कौन है ये जो जोर जोर से चीख चिल्ला रहे हैं? डाकू भाग रहा है! मिल मजदूर ने अपनी गर्दन निकालकर देखा। पुलिस अफसर अपनी मुट्ठी में रिवॉल्वर खींचकर दौड़ पड़ा है। फिर पूरे इलाके की सर्द खामोशी को कपाते हुए उसके रिवॉल्वर की आवाज 2 बार कौंधी। गुड़ुम गुड़ुम। 2 बार नीली चिंगारियां सी कौंधी। मिल मजदूर इस उत्तेजना में पता नहीं कब तक अपनी एक उंगली चबाता रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस अफसर पास ही घोड़े पर सवार होकर गली के अंदर दाखिल हुआ। उस डाकू की आखिरी चीख भी सुनी थी उसके कानों ने। मिल मजदूर की बेचैन आंखों के सामने माझी के सीने का खून बहता रहा। उस खून में उसके बीवी, बच्चे सब बह रहे थे। उसी खून से उसकी बीवी की साड़ी, चोली लाल हो गई थी। माझी कह रहा था, मैं अपने घर तक नहीं पहुंच सका भाई। मेरे नन्हे मुन्ने, मेरी बीवी, सभी पर्व के दिन आंसू की बूढ़ी गंगा में डूब गए। दुश्मनों ने मुझे उनके पास तक नहीं पहुंचने दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।